नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में चुनावी समर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार खोल दिए हैं। साम दाम दंड भेद की नीति चरम पर है। मकसद सिर्फ एक, चुनाव जीतना, सत्ता में आना। चुनावी तपीस से जुड़े हर पहलू से हम आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए और बताएंगे कि कल राहुल गांधी का श्री गंगानगर आना, बूंदी आना और जयपुर आना क्यों कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और इस बीच दिल्ली दरबार के अंदर किस तरीके से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा और कयास इस बीच लगते रहे, यानी दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य में अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज कर देंगे। मंगलवार को राहुल गांधी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और बूंदी में आम सभा को संबोधित करेंगे, जबकि शहर में शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान डूंगरपुर के सागवाड़ा की चुनावी सभा में राफेल खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसियों को इंतजार है कि इस बार राहुल गांधी ऐसा क्या बोलेंगे जिसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी। माना जा रहा है कि राजस्थान में वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होने वाली बातों को रखेंगे और जनता को बताएंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या योजनाएं लाई जाएंगी। कांग्रेस ने राहुल के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी राहुल के साथ तीनों जगह मौजूद रहेंगे। वहीं अगली खबर आपको बताते हैं जो राहुल गांधी के दौरे से ही जुड़ी हुई है। दरअसल राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की बात करें तो राहुल गांधी दिल्ली से 11:15 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। सूरतगढ़ की राजीव गांधी स्टेडियम में राहुल की पहली जनसभा होगी। इस सभा में 3 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कांग्रेसी कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं। सूरतगढ़ से राहुल गांधी करीब 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर थोड़ा विश्राम के बाद वो बूंदी के लिए रवाना हो जाएंगे। बूंदी में सभा करके राहुल गांधी हाड़ौती में बीजेपी को चुनौती देंगे। आपको बता दें कि इलाका परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बूंदी की रैली को कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस रैली में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बूंदी की रैली के बाद राहुल गांधी शाम को जयपुर आएंगे और रामलीला मैदान में शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। ये पहला मौका होगा जब 7000 डेलीगेट्स जयपुर के रामलीला मैदान में राहुल गांधी से रूबरू होंगे। खुद राहुल गांधी कई बार ब्लॉक लेवल तक के कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक ले चुके हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट राहुल गांधी की तरफ से शुरू किया गया, ऐसे में ये इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग और बूथ ट्रेनर्स की दिशा निर्देश जारी भी करते हुए नजर आ सकते हैं। इस दौरान जरा इस पूरे दौरे को राजनीतिक तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सूरतगढ़ यानी कि श्री गंगानगर का हिस्सा, श्री गंगानगर सीट अलग से, हनुमानगढ़ सीट अलग से, और यहां पर वो जय जवान जय किसान के जरिए राजनीति करते भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि श्री गंगानगर एक तरीके से राजस्थान का अनाज का कटोरा, किसानों के लिए कुछ ना कुछ यकीनन कहा जाएगा। और सूरतगढ़ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर का भी हिस्सा इन्हीं जिलों में आता है, और इस वजह से जवानों की शहादत और उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद जो राजनीति देश में शुरू हुई उसको लेकर भी कोई संदेश यहां से दिया जा सकता है। उसके बाद जरा आइए बूंदी यानी कि कोटा, हाड़ौती और वहां का इलाका, वहां की भी लगभग 3 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बारां, झालावाड़, कोटा और बूंदी यहां के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। कार्यकर्ताओं को बुलाकर हाड़ौती की सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद आइए जयपुर यानी कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा आसपास की सीटों को भी जरा गौर से देखिए। अलवर, दौसा और सीकर, ये 5 सीटें जिस पर सीधा प्रभाव राहुल गांधी के इस दौरे का पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो लगभग 50% लोकसभा सीटों पर एक दिन में ही राहुल गांधी प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। और यही शायद कांग्रेस की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि 3 ऐसी जगहों को राहुल के दौरे के लिए चुना गया जहां सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके।
और ये पहला मौका होगा जब 7,000 डेलीगेट से राहुल गांधी रामलीला मैदान में मिलते हुए नजर आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जोश यहां पर भरा जाएगा और इसके बीच जयपुर की दोनों सीटों के अलावा दौसा, अलवर और सीकर यहां भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और 7,000 जिन कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया गया है, डेलीगेट्स को यहां पर जो बुलाया गया है, बूथ शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को जो बुलाया गया, दरअसल ये टीम राहुल गांधी के जरिए ही खड़ी की गई है और उनको यहां पर संबोधित करना, ये बताना कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाना है और उनकी भूमिका क्या कुछ रहने वाली है, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन बुलेटिन में अब बात करते हैं टिकट पर मंथन की। बीजेपी अभी तक अपनी 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और बाकी बची 9 सीटों को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा। अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। इससे पहले प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप के सभी सदस्यों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी किया और इस दौरान जानकारी ये भी कि बाड़मेर से सांसद कर्नल सोनाराम मिलने के लिए पहुंचे। इससे पहले वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं। उनके समर्थन में काफी लोग डेलीगेट्स यहां पर भी मिल चुके हैं। तो क्या वहां के लिए दौड़ अभी भी चल रही है? बहरहाल बीजेपी से इतर कांग्रेस का जिक्र करते हैं। कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और अविनाश पांडे मौजूद रहे। इसके बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। उम्मीद यहां पर लगाई जा रही कि कल राहुल गांधी के दौरे के बाद एक लिस्ट कांग्रेस की आ सकती है जिसमें 25 में से कुछ नाम यहां पर हो सकते हैं। लगभग 12 से 13 नामों की लिस्ट ये हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने देश के 25 करोड़ लोगों को साधने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने सत्ता में आने पर देश की 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए सालाना देने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया है। 72,000 यानी कि 6,000 रुपए प्रति माह ये उनके खाते में दिया जाएगा और कांग्रेस ने इस योजना का नाम न्याय रखा है। कांग्रेस किसान के कर्ज माफी ऐलान के जरिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही। यही वजह कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 को फतह करने के लिए न्याय का ऐलान कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी और बीजेपी के हौसले बुलंद थे। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय स्कीम के रूप में बड़ा दांव चला है। इस दौरान माना जा रहा है कि कांग्रेस इस योजना के जरिए सीधे तौर पर देश के 25 करोड़ लोगों को साधने की कोशिश कर रही है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। युवा, जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20। तो राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक यहां पर चल दिया है। लेकिन क्या है राहुल के न्याय का फंडा, ये हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल गरीबों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए। 20% लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। 5 करोड़ परिवार यानी कि करीब 25 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। स्कीम का नाम न्याय योजना दिया गया है। न्यूनतम आय 12,000 प्रति माह करने की योजना है। 8,000 आय वाले लोगों को 4,000 रुपए प्रति माह सरकार से मिलेगा। 2,000 आय वाले व्यक्ति को सरकार 10,000 रुपए हर महीने देगी। एक व्यक्ति के लिए 72,000 रुपए रिजर्व किए गए हैं। 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को यह फायदा होगा और करीब 3 करोड़ 60 लाख करोड़ का खर्चा यहां पर आता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन इसको जरा समझिए, अगर आपके बैंक खाते में पेंशन, सब्सिडी, इसके अलावा अन्य किसी भी मद से सरकारी योजना के जरिए भी अगर कोई पैसा खातों में जा रहा है, उस खाते को भी यहां पर जोड़ा जाएगा, उस पैसे को भी जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा अगर कोई आमदनी आपकी बैंक खातों में जारी है उसको भी जोड़ा जाएगा। और उसके अलावा अगर आपकी आय 12,000 से नीचे है, बीपीएल परिवार आप हैं, तो ही आपको बचा हुआ पैसा मिलेगा। इसको ऐसे समझिए, अगर आपके खाते में एक भी पैसा नहीं आता, 0 पैसा, और बीपीएल कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है तो आपके खाते में 12,000 रुपए प्रति 6,000 रुपए प्रति माह आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह पैसा किस तरीके से आएगा, इसको लेकर सवाल अभी भी गंभीर रूप से खड़ा हो रहा है। आइए अब आपको समझाते हैं राहुल की न्याय योजना से राजस्थान को कितना फायदा होगा। राहुल गांधी की इस योजना से प्रदेश के करीब 38 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। राहुल की इस योजना का प्रदेश के करीब 25,19,435 बीपीएल, 6,84,292 अंत्योदय, 6,42,031 स्टेट बीपीएल और 8,967 स्टेट बीपीएल कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। राजस्थान में कांग्रेस की इस योजना का सर्वाधिक लाभ उदयपुर को मिलेगा, वहीं न्यूनतम लाभ धौलपुर जिले को मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद किसको कितना लाभ मिलेगा, यह अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल आइए अब बीजेपी के किसान सम्मान निधि और कांग्रेस की न्याय योजना की तुलना करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किसके खाते में कितना पैसा आने वाला है। बीजेपी की किसान सम्मान निधि के तहत 5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों को लाभ मिलेगा। छोटे सीमांत किसानों की संख्या 12 करोड़ है। बजट में 75,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पंजीकृत किसानों को 6,000 रुपए सालाना लाभ मिलेगा। 2,000 रुपए की 3 किश्तों में खाते में राशि दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की न्याय योजना के तहत 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को न्याय का फायदा मिलेगा। न्यूनतम आय 12,000 प्रति माह करने की योजना है। 6,000 रुपए आय वाले लोगों को सरकार 6,000 रुपए देगी। देश के 20% लोगों को इस योजना का सीधा लाभ भी मिलेगा। करीब 3,60,000 करोड़ का खर्च इस पर बताया जा रहा है। दरअसल ये 2 योजना जिनके जरिए सरकार बनेगी भी और सरकार गिरेगी भी। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी सरकार की योजना और दूसरी तरफ राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। अब इन दोनों में से जनता पर किसका असर ज्यादा पड़ता नजर आएगा, ये मतदान के बाद मतगणना के दौरान समझ में आ जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस 27 मार्च को राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन करने जा रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक शिवकरण सैनी ने बताया कि यह सम्मेलन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। अगर अनुमति मिल गई तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही हर राज्य से ओबीसी विभाग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। सैनी के मुताबिक अधिवेशन में ओबीसी के मुद्दे उठाए जाएंगे, चाहे वो आरक्षण का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना हो या रोस्टर का मुद्दा हो। यहां से ओबीसी समाज के लिए सकारात्मक संदेश दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 2 अप्रैल को जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें क्या कुछ खास हो सकता है। जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इलेक्शन डीएनए में। अब हम आपको बताते हैं 2 अप्रैल को जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र कमेटी ने सुझाव दिया था 26 मार्च को मैनिफेस्टो रिलीज किया जाए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई नए सुझाव आए। मैनिफेस्टो पर फिर से एक और बैठक होगी। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक होनी है। मैनिफेस्टो घोषणा की तारीख पर चर्चा होगी। राइट टू हेल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, जिनके आधार पर कांग्रेस चुनावी मैदान में नजर आएगी। लेकिन यूपी में चुनाव प्रचार कांग्रेस में कौन कौन करने वाला है, यह जरा देखिए। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची में तीनों नाम शामिल है। मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ विश्वेंद्र सिंह का भी नाम है। भरतपुर से सटे क्षेत्रों में विश्वेंद्र का काफी प्रभाव नजर आता है। ऐसे में विश्वेंद्र को स्टार प्रचारकों में शुमार भी कांग्रेस ने कर दिया है। बहरहाल दिल्ली में हुई राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अभी भी बैठक में नहीं बन पाई बाकी बचे 9 नामों पर सहमति। जानकार सूत्रों ने
संकेत यहां पर दिए हैं कि राजसमंद सीट को लेकर अभी भी पेच अटका हुआ है। कोर ग्रुप ने फाइनल आलाकमान को नाम का पैनल सौंप दिया है। अब राजसमंद सीट पर आलाकमान अंतिम फैसला करता हुआ नजर आएगा। दरअसल ये 450 साल पुराना इतिहास जो अब दिया कुमारी की टिकट की राह में रोड़ा बनकर सामने आ गया है, क्योंकि यहां जयपुर का राज परिवार और वहां का राज परिवार, इनमें 36 का आंकड़ा। और जब दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट देने की बात आई तो वहां के राज परिवार ने इसका विरोध भी किया और इसी विरोध की वजह से टिकट यहां पर अटकता हुआ नजर आया और इस सीट पर रस्साकसी भी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की जनसंघीय अपील यहां पर है। उम्मीदवार जा रहे पुराने और वरिष्ठ नेताओं के घर उनसे आशीर्वाद लेकर समीकरणों को साध रहे हैं। संघ के बुजुर्ग नेताओं से भी मार्गदर्शन प्राप्त यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में अक्सर कहा जाता है कि संघ अगर संघ है तो हर राह आसान है। बहरहाल अलवर में कांग्रेस का मेयो मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, यह खबर भी जरा देखिए, क्योंकि हर बार कांग्रेस के लिए बसपा का मेयो प्रत्याशी सिरदर्द बन जाता है, लेकिन कांग्रेस का मेयो मैनेजमेंट सफल रहा है। इस बार मेयो प्रत्याशी ही बसपा से है। फिर से मैनेजमेंट में कांग्रेस नेता यहां पर लगे हैं और मेयो प्रत्याशी अगर यहां पर खड़ा किया जाता है बसपा की तरफ से तो किस तरीके से कांग्रेस इसको साधती हुई नजर आएगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बसपा जीत गई। बसपा ने यहां पर वोट बैंक तैयार किया, विधायक बसपा के यहां पर हैं, और अगर यहां से किसी मेयो कैंडिडेट को खड़ा यहां पर किया जाता है तो फिर कांग्रेस की राह में मुश्किलें होंगी, उनको किस तरीके से खत्म किया जाएगा। और इसी का नाम है अलवर में मेयो मैनेजमेंट, जिसकी राह पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दौसा का जिक्र करते हैं, क्योंकि दौसा में बीजेपी टिकट के लिए 3 मोहन है। 3 मोहन मतलब पहले मोहन है डॉक्टर किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा। जगमोहन रह चुके आरएएस अफसर और कई सालों से दौसा में सक्रिय भी हैं। वो विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट उनको मिला नहीं था। दूसरे मोहन है पूर्व आईएएस बृजमोहन मीणा, उनके पुत्र सतपाल लड़ चुके कांग्रेस टिकट पर चुनाव। और तीसरे मोहन हैं बस्सी के चंद्रमोहन मीणा। इनके रिश्तेदार अवंती ने लड़ा था बस्सी से निर्दलीय चुनाव, लेकिन किसके मोहन में ये जो चुनावी बैसाखी चल रही है टिकट मिलने वाली है और किसके मोहन के मोह में पार्टी फंसने वाली है, टिकट देने वाली है, ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा इस इलाके में बीजेपी की तरफ से थोड़ा ज्यादा नजर आता है। बहरहाल जयपुर के कांग्रेस के ब्राह्मण नेता क्यों हुए एक, ये सवाल कई दिनों से खड़ा हो गया। क्या ऐसा हुआ घनश्याम तिवाड़ी के कारण? तिवाड़ी का नाम गंभीरता से आया था सामने। ऐसे में कांग्रेस के ब्राह्मण नेता एक जाजम पर आए। कांग्रेस नेता नेतृत्व ने कहा टिकट दो तो हम में से एक को देना है। दरअसल जयपुर शहर की टिकट इतिहास जब आप इसका उठाकर देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर ब्राह्मण कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में जीतकर सांसद बनते हैं। वर्तमान सांसद का जिक्र कर लीजिए, रामचरण बोहरा, वो भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। दोबारा बीजेपी ने उन्हीं को मैदान में उतार दिया है। इससे पहले जरा ये महेश जोशी, वो भी यहां से जीते, ब्राह्मण वर्ग से वो भी आते हैं। और यही वजह की ब्राह्मण वर्ग यहां पर एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारती है तो फिर टक्कर यहां पर दी जा सकती है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों ही पार्टियां नहीं कर रही टिकट पर फैसला। बीजेपी में महेंद्र चौधरी और कर्नल सोनाराम को लेकर पेच फंसा हुआ है। कर्नल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर में हैं। बीते 2 दिन से जयपुर में वो डेरा डालकर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस में हरीश चौधरी और मानवेंद्र सिंह के बीच भी तनातनी नजर आ रही है। लेकिन कोटा सीट पर क्या होगा? दरअसल कोटा सीट से कांग्रेस की टिकट पर पेच फंसा हुआ है। टिकट लेने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। सांगोद एमएलए और सांसद चुनाव लड़ चुके भरत सिंह ने किया इनकार, तो पूर्व विधायक बूंदी से विधानसभा चुनाव हारे हरिमोहन शर्मा की भी ना है। उधर टिकट के सबसे प्रबल दावेदार रामनारायण मीणा भी कह चुके, मैं तो टिकट की रेस में ही नहीं हूं। क्या इन वक्त पर कांग्रेस से सांसद रहे विजय राज के पाला बदलने का अनकंट्रोल डैमेज यहां पर होता हुआ नजर आएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी उम्मीद बहुत कम ही लगाई जा सकती है।
बहरहाल झुंझुनू से बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। कल सांसद संतोष अहलावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। टिकट कटने के बाद से नाराज है संतोष अहलावत। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अहलावत से संपर्क साधा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना के बाद चर्चा हुई और मजबूत। अगर चर्चा हुई सही तो होगा राजनीति का बड़ा उलटफेर। कई अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कांग्रेस में आ सकते हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई नहीं, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूत खबर। लेकिन इस दौरान सुनी सुनाई खबर यह है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है। लेकिन सियासत की अजीब तासीर होती है। यहां जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई के खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकलें या कयास, इसे आप जो कहना चाहे कहिए, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबान। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गोसिप और थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं कि हाड़ौती के पूर्व राज परिवार के सदस्य जिन्होंने अपनी पार्टी बदली थी, टिकट चाहते थे और इस दौरान वर्तमान सांसद से खूब अदावत जैसी स्थिति भी बन गई थी, खास तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच। लेकिन जैसे ही भाई साहब को टिकट मिली, पूर्व राजघराने के सदस्य ने विनम्रता दिखाते हुए उन्हें न केवल फोन किया बल्कि बधाई देते हुए साथ रहने की बात भी कह दी। अब दरअसल यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कार्यकर्ताओं के समक्ष। कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब और साहब की तो दोस्ती हो गई, लेकिन वे कहां जाएं। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव का समय है, आज नहीं तो कल कार्यकर्ताओं का भी मान मनोबल कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता ऊहापोह की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सुनते हैं सीकर के एक संत तमाम विरोध को धता बताते हुए जैसे तैसे टिकट का जुगाड़ कर लाए। टिकट मिलने के बाद उनके अपने खासे खफा हैं। ये वो अपने हैं जो खुद टिकट चाहने वालों की कतार में थे। इतना ही नहीं, ये लोग टिकट मिलने के बाद भी जयपुर पहुंचे और आला कमान के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया। लेकिन आला कमान ने हल्की घुड़की देते हुए इन्हें कह दिया है कि यहाँ पार्टी ही सब कुछ है, कमल के साथ रहिए। ऐसे में वापस आ गए और मंच पर भी दिखने लगे। लेकिन कमाल ये, कहते हैं ना राजनीति में सब जायज है। अब ये लोग मंच पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन खुसर फुसर है कि कई जगह इनके अपनों ने ही मंच के सामने विरोध जता दिया है और उसके बाद उस विरोध को संभालते भी यही लोग हैं। तो कुल मिलाकर सीकर की सियासत में संत भारी पड़ रहे हैं। सुनते हैं शेखावाटी के चाणक्य की राठौड़ी चल गई है। हालांकि टिकट किसे मिलेगा यह अलग विषय है, लेकिन दारिया एनकाउंटर के बाद जिस तरह की स्थिति दो नेताओं में बनी थी, उसमें जमी बर्फ पिघली है, या यूं कहिए जरूरत ने ऐसा करा दिया है। आज पूर्व सांसद राम सिंह कसवा उनके निवास पहुंच गए। महाशय ठहरे गजब के पॉलिटिशियन। उन्होंने पूरा मान सम्मान तो दिया, लेकिन कहते हैं कि अभी भी टिकट को लेकर महाशय ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ एक धड़ा इस टिकट के विरोध में है और ये पूरी प्लानिंग इस चाणक्य ने की है। लेकिन अब शायद इस मुलाकात के बाद इस चाणक्य का हृदय परिवर्तन हो जाए, ऐसा टिकट चाहने वालों को लग रहा है। इलेक्शन डीएनए में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और आगे देखिए न्यूज एट डिनर मेरी सहयोगी पूनम शर्मा के साथ। नमस्कार।